नमस्कार, मैं अरुणिमा। आप देख रहे हैं दी लखनऊ पोस्ट। आज का वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। ये ऐसे विषय पर होने जा रहा है जो इस समय एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है। कोरोना को खत्म करने में वैक्सीन कैसे काम करती है, वैक्सीन कैसे कोरोना वायरस से लड़ती है और हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इसी बहुत ही सहज और सरल भाषा में समझाया है विख्यात प्रोफेसर सत्यजीत रथ ने। भूतपूर्व वैज्ञानिक हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी दिल्ली के विजिटिंग प्रोफेसर हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रोफेसर सत्यजीत रथ ने अपना ये वक्तव्य एक राष्ट्रीय वेबिनार में दिया था, जिसको हम अपने चैनल में दिखा रहे हैं ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा जानकारियां पहुंचे। जमीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं इस महामारी के दौरान, उनको मेरा खास सलाम, क्योंकि जो असली काम है वो आप लोग कर रहे हैं। हम जैसे लोग बातें तो करते हैं, लेकिन बगैर काम से महामारी के खिलाफ बात नहीं छूटेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। महामारी को थोड़ा समझें और महामारी के लिए अपन ने जो करना चाहिए उन बातों की बैठक को, उन बातों की बुनियाद को थोड़ा समझ लें, ताकि जिस तरीके के सवालात लोगों के बीच अगर काम करो तो आते हैं, और जिस तरह के भ्रम जब लोगों के बीच काम करो तो सामने आते हैं, उन दोनों के बारे में अपन कुछ ठोस कदम उठा सकें। इस मसले के काफी पहलू हैं। कुछ पहलू निजी पहलू हैं, बीमारी को लेकर पहलू, बीमारी का जो मूल है, जो कि संक्रामक विषाणु है, वायरस है, उसको लेकर के पहलू, और बदन में इम्यूनिटी का क्या मतलब है, विषाणु और इम्यूनिटी के बीच नोकझोंक कैसे होती है, इन वैज्ञानिक समझों को लेकर एक समझ बनाना, ये हुई एक बात। इसी के साथ साथ टीका क्या चीज है, टीकाकरण के को लेकर जो काफी भ्रम है, उसके बारे में अपन किस तरीके से सोचें, ये सारे पहलू मैं एक तरीके से मानता हूं कि व्यक्ति के बदन को लेकर के पहलू हैं। इस महामारी के खिलाफ जो उपाय बनाने हैं उसको लेकर काफी राजनीतिक, सामाजिक साझा पहलू भी हैं, और उनके बारे में भी अपन ने बात करनी चाहिए। तो पहले तरीके की जो बातें हैं, जो एक तरीके से जीव विज्ञान को लेकर है कि विषाणु चीज क्या है, शरीर में कैसे आता है, शरीर की प्रतिरक्षा व्यवस्था, इम्यूनिटी क्या है, उसकी और विषाणु की मुठभेड़ कैसे होती है, और उस बीच में से बीमारी कैसे बनती है एक और प्रतिरक्षा क्षमता कैसे बनती है दूसरी ओर। और प्रतिरक्षा क्षमता चूंकि बनती है, इसलिए अपन उस प्रक्रिया का टीका बनाने में कैसा इस्तेमाल करते हैं, टीके क्या चीज है, टीकों को लेकर क्या भ्रम है, इन मुद्दों पर पहले मैं थोड़ी अपनी बातें रखूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कि ये संक्रामक बीमारी है। अब संक्रामक बीमारी का क्या मतलब है? संक्रामक बीमारी का ये मतलब है कि ये एक व्यक्ति से एक बाधित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचती है और उस व्यक्ति को बाधित कर सकती है। कैसे पहुंचती है? तो याद कीजिएगा कबीरे के भगवान को, कि कबीरे का भगवान था जो सब सांसों की सांस में था। तो ये जो विषाणु है, सांस से सांस में पहुंचता है। मतलब क्या? मतलब जो बाधित व्यक्ति है उसकी सांस व्यवस्था जो है, नाक है, गला है, फेफड़ों में जो नलिकाएं हैं, उसमें जो द्रव है, उसमें विषाणु के बिल्कुल सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं। और हालांकि उस द्रव में, नाक के, गले के, फेफड़ों के द्रव में मौजूद होते हैं विषाणु के कण, इसलिए यूं बाधित व्यक्ति जब हंसे, बोले, खांसे, छीके, तो अपन जानते हैं कि मुंह से, नाक से द्रव की बूंदें निकलती हैं। अब कई बूंदें इतनी बड़ी होती हैं कि नजर में दिखाई देती है, लेकिन कई बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि नजर में दिखाई भी नहीं देती।
हर एक बूंद जब बाधित व्यक्ति की नाक या मुंह से निकलता है तो उसमें विषाणु के सैकड़ों हजारों कण लदे हुए होते हैं। जाहिर है कि जब बड़ी बूंद होगी तो उसमें विषाणुओं के कणों की तादाद बहुत ज्यादा होगी, छोटी बूंद होगी तो विषाणु के कणों की तादाद कम होगी, लेकिन होगी सही। तो यूं जब बूंदें निकलती हैं, अब बड़ी बूंद है कि वहीं के वहीं नीचे गिर जाएगी, छोटी बूंदें होंगी तो काफी समय तक हवा में तैरती रहेंगी, लेकिन जो भी व्यक्ति इन बूंदों को नाक या मुंह से अंदर अपने सांस में ले लेवे तो संभावना बनती है कि वो व्यक्ति भी बाधित हो जाए, क्योंकि विषाणु के कण जाके उस व्यक्ति के, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में सांस नलिकाओं में जाके गिरे। अब जाके गिरे तो विषाणु का कण कुछ अपने आप कुछ नहीं कर सकता, उसने जाके अपने शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसके साथ जकड़ना चाहिए, और इतना पक्का जकड़ना चाहिए कि कण में जो विषाणु की जेनेटिक कोड है उसको कोशिका में डलवा दें, तभी जाके विषाणु का जीवन चक्र शुरू हो जाएगा। अब इसके लिए ये जो जकड़ाव है कि विषाणु का कण और अपने शरीर की कोशिकाएं, इनका जकड़ाव पक्का होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस जकड़ाव को रोकने के लिए अपन ने टीके बनाए हैं, क्योंकि जाहिर है कि इस जकड़ाव को अगर रोकें तो विषाणु का जीवन चक्र शुरू ही ना हो शरीर में, और अगर शुरू ही ना हो शरीर में तो शरीर में संक्रमण होना और शरीर में बीमारी के लक्षण पैदा होना, दोनों पर अपन काबू पा सके। तो विषाणु का जब कण पक्का जकड़ता है और कोशिका के अंदर घुस जाता है तो कोशिका की जो जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हैं उनको हथिया के, उनको अपना के अपनी नकलें बनाना शुरू कर देता है, अपनी कापियां बनाना शुरू कर देता है, और उस बाधित कोशिका से सैकड़ों हजारों विषाणु के कण निकल आते हैं, आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं में घुसने लगते हैं, और इस तरीके से जहां मान लीजिएगा मेरे गले में आके एक बूंद पड़ गई, तो उस जगह, सिर्फ पूरे गले में भी नहीं, गले में एक जगह विषाणुओं की संक्रमण का फैलाव होने लगा। तो जैसे कि फैलाव होता है, मेरे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रक्रियाएं हैं, मेरी जो, जिसे आमतौर से इम्यूनिटी कहा जाता है, जब विषाणु कोशिका में अंदर घुसता है, मैंने मान लीजिएगा इस विषाणु के साथ पहले मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, पहली बार मैं विषाणु के साथ जान पहचान बना रहा हूं, तो तब तक मुझे इस विषाणु के होने की कोई सूचना ही नहीं मिलती जब तक कि विषाणु मेरी कोशिका में अंदर नहीं घुसता। सिर्फ शरीर में अंदर आने की बात नहीं है, कोशिका में अंदर आने की बात है। जैसे ही विषाणु अंदर घुसता है वो अपनी बात शुरू कर देता है, अपना जीवन चक्र उसका शुरू हो जाता है। तो जाहिर है कि मेरी इम्यूनिटी, मेरी प्रतिरक्षा प्रक्रिया पहली बार जब हमारी मुलाकात होती है तभी काम करने लगती है जबकि विषाणु की बढ़ंत भी शुरू हो जाए। तो जब मेरी प्रतिरक्षा प्रक्रिया काम करना शुरू कर देती है, क्या करती है? तीन तरीकों के प्रतिकार प्रक्रियाएं के पहलू बनाती है। पहला है कि वो आसपास जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं, उस जगह जहां पे विषाणु स्थानिक रूप से बढ़ रहा है, उसके आसपास जो कोशिकाएं हैं उनको सक्षम कर देती हैं विषाणु के खिलाफ, विषाणु की बढ़ंत रोकने के लिए। इसे इंटरफेरॉन वाली प्रक्रियाएं कहते हैं। दूसरे तरीके की प्रक्रिया है वो यूं है कि अपन समझ रहे हैं कि उस जगह मेरे गले में स्थानिक तौर से विषाणु की बढ़ंत हो रही है। अब शरीर को फायदा इसमें है कि उसको उसी जगह में सीमित रखे। सोचिएगा कि अपन जब बीमारी के खिलाफ सामाजिक उपाय बनाते हैं तब अपन माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाते हैं कि उसमें आवाजाही बंद कर दे, सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवाजाही होनी दे, लेकिन आमतौर से आवाजाही बंद कर दे। ऐसी माइक्रो कंटेनमेंट जोन शरीर में एक तरीके से बनाना जरूरी होता है ताकि संक्रमण को
वहीं के वहीं सीमित रखो और वहीं के वहीं उससे निपटारा करो। तो वो जो प्रक्रिया है उसे अपन शोथ कहते हैं, प्रदाह कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कहते हैं, समझ मान लीजिएगा अंग्रेजी में। तो ये जो इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया है वो भी वहीं के वहीं शुरू हो जाती है। और तीसरी है कि ऐसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य कर्मियों की आवाजाही होनी चाहिए। उसी तरीके से ये जो शरीर में माइक्रो कंटेनमेंट छोटे छोटे बिल्कुल सूक्ष्म जोन बनते हैं, उन जोनों में प्रतिरक्षा प्रक्रिया की जो खास कोशिकाएं हैं, जिन्हें अपन एक तरीके से स्वास्थ्यकर्मी कोशिकाएं कह सकते हैं, उनकी आवाजाही को बढ़ाएं ताकि वो वहां पे जाके पहुंचे, वो वहीं के वहीं विषाणु को पहचाने और विषाणुओं के खिलाफ वो अब आगे की और सक्षम प्रतिरक्षा प्रक्रिया बनाए। ये प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है? तो अपन ने कहा कि विषाणु का कण शरीर की कोशिका से चिपकने के लिए, बिल्कुल पक्का जकड़ के चिपकने के लिए जिस तरीके की उन दोनों की एक आणविक स्तर पर, एक मॉलिक्यूलर स्तर पर पहचान जरूरी है, उसके लिए विषाणु के स्तर का स्पाइक प्रोटीन और कोशिका के स्तर का एस2 प्रोटीन, इन दो प्रोटीन्स का एक दूसरे से जकड़ाव, जैसे कि चाबी ताले का जकड़ाव, वैसे जरूरी है। अब ये होने के लिए विषाणु की ओर से देखें तो ये बात बनने के लिए विषाणु का स्पाइक प्रोटीन खुला होना चाहिए ताकि वो जाके चाबी जैसा ताले में लग जाए। शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रियाएं इसके खिलाफ ऐसे एंटीबॉडी तत्व बना देती है, जो एंटीबॉडी तत्व जाके ये जो चाबी है विषाणु के कण के सतह की, उस चाबी को ढक देते हैं। तो एंटीबॉडी तत्व ने अगर विषाणु की कण की सतह वाली चाबी को ढक लिया तो विषाणु का कण जाके कोशिका के साथ चिपक ही नहीं पावे, और चिपक ना पावे तो बात ही बन गई अपनी, क्योंकि अब विषाणु का कण अपना जीवन चक्र शुरू ही नहीं कर देता। इसलिए जब शरीर एंटीबॉडीज बनाता है तो शरीर की जो विषाणु के खिलाफ निपटने की सक्षमता है वो और भी बढ़ जाती है, और जितनी मात्रा में अच्छी ढकने वाली, जिन्हें अपन ढक्कन एंटीबॉडी कहें, ऐसी ढक्कन एंटीबॉडी जितनी ज्यादा मात्रा में शरीर में बनती हैं, उतनी ज्यादा मात्रा में अपन और इस खास विषाणु के खिलाफ सक्षमता पाते हैं। अब जाहिर है कि जब अपन ये कहें कि उस जगह है जहां पे इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया चल रही है, जो कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना रही है, लेकिन उसके अपने भी तो नुकसान के मुद्दे भी हैं, क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन होता है तब उस जगह पे सूजन होती है, उस जगह पे दर्द होता है, उस जगह से पानी गलता है। तो जाहिर है ऐसी जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया की कारगरी है, उसी कारगरी के साथ साथ बीमारी के लक्षण भी पैदा होते हैं। तो बीमारी के लक्षण सिर्फ विषाणु पैदा नहीं करता, विषाणु के खिलाफ अपना शरीर जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया बनाता है, इन दोनों की मुठभेड़ में बीमारी के लक्षण पैदा होते हैं। लक्षण क्या होते हैं? क्योंकि वहां पे सूजन होती है, वहां पे दर्द होता है, तो अपन को खांसी आती है, अपन का बलगम निकलता है। चूंकि वहां पे पानी गलता है तो फेफड़ों में पानी जमने लगे, तो फेफड़ों में जाहिर है कि फेफड़ों का जो काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की लेन देन कराना, वो काम रुक जावे, और अगर वो काम रुक जावे तो सांस लगती है। पल्स ऑक्सीमीटर से देखो तो ऑक्सीजन की मौजूदगी शरीर में कम होती है, और वो होने से शरीर पर जो काफी दुष्परिणाम होते हैं, काफी दुष्प्रभाव होते हैं, उनसे बीमारी की गंभीरता बढ़ती जाती है। तो इसलिए अपन ने याद रखना चाहिए कि जो बीमारी के लक्षण है वो विषाणु और अपनी शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया, इन दोनों की लेन देन में से निकल आते हैं। तो लेकिन इस बीच प्रतिरक्षा प्रक्रिया एंटीबॉडीज भी तो बना लेती है। अब मान लीजिएगा कि मैं बाधित हो गया, मेरे शरीर ने ये जो प्रतिरक्षा प्रक्रियाएं हैं वो बना ली, और चंद दिनों बाद, 7, 8, 10 दिन बाद मेरे लक्षण, मेरे शरीर में विषाणु पर काबू पा लिया। इन प्रतिरक्षा प्रक्रियाओं ने विषाणु पर काबू पा लिया और मैं स्वस्थ हो गया। मैंने विषाणु से निपट लिया,
लक्षण कम हो गए और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि मेरे शरीर ने विषाणुओं के खिलाफ ये जो एंटीबॉडी तत्व हैं वो बना लिए, एक प्रोत्साहित होकर प्रतिक्रिया बनाई, शरीर की प्रतिरक्षा कोशिकाएं शांत हो गई। लेकिन उनकी बनी बनाई एंटीबॉडीज अब मेरी शरीर में, मेरे खून में, मेरे सांस नलिकाओं में जो द्रव है उसमें अब मौजूद हैं, दौड़ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगली बार जब विषाणु, हफ्ते 10 दिन बाद मेरी फिर विषाणु से मुलाकात हो गई, उसी विषाणु से, चूंकि महामारी चल रही है। तो जब ये विषाणुओं के साथ मेरी दूसरी बार मुलाकात हो जाए, तब अब मेरे गले में जो द्रव है उसमें एंटीबॉडीज मौजूद है, ये जो ढक्कन एंटीबॉडी है। तो अब सोचिएगा कि विषाणु के कण को जो अंदर आए हैं मेरे शरीर में, ढक्कन एंटीबॉडीज ने ढक लिया। और अगर उन्होंने ढक लिया तो शुरुआती जो विषाणु की कोशिकाओं के साथ चिपकावा है वो ही नहीं होता, जकड़ाव ही नहीं होता। अगर जकड़ाव ही नहीं होता तो पहले से ही विषाणु के खिलाफ बहुत जल्दी, बहुत प्राथमिक अवस्था में विषाणु के खिलाफ मेरे शरीर ने अब बढ़ के और सक्षमता बनाई है। अगर यूं है तो अपन सोचें कि भाई अगर ऐसा है तो शरीर को पहले ही, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर को पहले ही विषाणु के से वाकिफ कराओ और विषाणु, यानी कि शरीर को विषाणु दिखा दो, और शरीर को विषाणु दिखा दिए तो अपन ने शरीर की प्रतिरक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहित कर दिया कि भाई विषाणु आ गया, उसके खिलाफ ले एंटीबॉडी तत्व बना ले, और अपन स्वस्थ व्यक्तियों को बहुत ज्यादा मात्रा में सक्षम बना सके इस विषाणु के खिलाफ। अगर ये करना है तो मूल विषाणु तो शरीर में अपन नहीं डाल सकते क्योंकि बीमारी पैदा होने की संभावना है। तो इसलिए अपन ने विषाणु की ऐसी एक सुरक्षित प्रतिकृति बनानी चाहिए। वो यूं बनानी चाहिए कि वो बीमारी को तो पैदा ना करें, लेकिन शरीर की प्रतिरक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहित करके ये जो ढक्कन एंटीबॉडी है ये बनाने में सूचना देनी है, वो सूचना दे दें। यानी कि एक ऐसी सुरक्षित प्रतिरक्षा प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने वाली प्रतिकृति बनाएं। इसी प्रतिकृति को अपन टीका कहते हैं। तो जितने सारे टीके हैं, और आप साथी ना हैं वो आप तो जानती हैं कि अपन दशकों से बच्चों के लिए टीकाकरण का अभियान चलाते आए हैं। अब बच्चों के लिए एक दो नहीं, 6, 7, 8 किस्म की बीमारियों के खिलाफ टीके देते हैं, क्योंकि हर एक टीका एक विशिष्ट संक्रामक बीमारी के खिलाफ शरीर की सक्षमता बढ़ाता है। तो आप जानती हैं कि प्रौढ़ व्यक्ति जो टीकाकरण को लेकर बहुत चिंतित हो रहे हैं कि टीका क्या चीज है, यूं त्यों, तो आप जानती हैं कि बच्चों को टीके देते हैं अपन, और तब नहीं ये सोचते कि अरे बच्चों को टीकाकरण करवाना है, ये कैसे करवाना है, टीकाकरण के दुष्प्रभाव क्या है, टीकाकरण से बच्चों पे में बांझपन आ जावे, बच्चों में नपुंसकत्व आ जावे, बच्चे क्षतिग्रस्त हो जावे, ये सब कोई नहीं सोचता। लेकिन जब प्रौढ़ व्यक्तियों को ये कोविड का टीका लेने का वक्त आता है तब ये सब सोचा जाता है। तो अब सोचिएगा कि कितने भ्रमों से जनता गुजर रही है, और उन भ्रमों को दूर करने के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति जो है, कार्यकर्ता जो है, वो आप लोग हैं। तो सोचिएगा टीकाकरण को लेकर के, ये कोविड का टीका बिल्कुल वैसे ही बना है जैसे कि बाकी बच्चों के टीकाकरण के अभियान के टीके बने हैं। लेकिन लोग कहते हैं, सत्य जी तुम कहते हो कि वो बिल्कुल वैसे ही टीके हैं, सिर्फ एक नई बीमारी के वो खिलाफ सक्षमता बनाते हैं, लेकिन ये बड़ा जल्दबाजी में टीका बना रहे हैं। साल भर के अंदर अंदर अपन ने पहले इस बीमारी का नाम भी नहीं सोचा था, और साल भर के अंदर अंदर टीके बन गए। तो इस जल्दबाजी को लेकर दोनों तरीके की सोचें सामने आती है। एक सोच ये है कि भाई वाह, विज्ञान ने क्या जादू कर दी, और दूसरी सोच ये है कि जरूर इसमें कोई खोट है क्योंकि जल्दबाजी में टीके बने हैं। तो दोनों सोचें गलत हैं, दोनों से सोचें सही नहीं है। कैसे नहीं है, तो थोड़ा उसके बारे में कुछ कहता हूं।
ये कोई जादू नहीं है। जादू कैसे नहीं है? तो फिर ऐसे जल्दी में टीके कैसे बने? अरे भैया, ये जो जिसे अपन कोरोना कहते हैं, लेकिन कोरोना कहना नहीं चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा विषाणुओं का परिवार है। काफी अनेकानेक तरीकों के विषाणु उसमें शामिल है उस परिवार में। ये जो आज का विषाणु है ना, सार्स-CoV-2, ये उस कोरोना वायरस के बड़े परिवार का एक सदस्य मात्र है। तो इसका एक चचेरा भाई मिला था हमें, यानी कि कोरोना वायरस परिवार का और एक सदस्य 20 साल पहले। वो सार्स नाम की बीमारी बनाता था। इनका और एक रिश्तेदार मिला था 10 साल पहले। उसका वो जो बीमारी पैदा करता था, उस बीमारी का नाम था मर्स। वो दोनों बीमारियां आज की जो बीमारी है, कोविड की बीमारी, उससे बहुत ज्यादा खतरनाक थी। कैसे? तो यूं सोचिएगा कि 5 लोग संक्रमित हो जाते सार्स या मर्स की बीमारी से, तो उनमें से 1 या 2 की मौत हो जाती थी। आज की बीमारी है कि 100 लोग अगर विषाणु से संक्रमित और बाधित हो जाएं, तो उनमें से मुश्किल से 1 की मौत हो जाती है। तो जाहिर है कि निजी स्तर पे आज का विषाणु और आज की बीमारी उन 10 या 20 साल पहले वाली बीमारियों से कम खतरनाक है। तो वो जब आई 10 साल 20 साल पहले, तो वैज्ञानिकों के गुट जुड़ गए कि भाई चलो टीके बनाएं, क्योंकि बीमारी ऐसी है कि उसके खिलाफ स्वस्थ व्यक्तियों की क्षमता बढ़ा दें तो अच्छी बात है। तो ये जब हुआ, तब टीके इजाद किए गए, टीकों की जांच परख आगे लगातार चलती थी। लेकिन जब टीकों की इजाद और विकसन का काम काफी आगे बढ़ चुका था, तब यह भी महसूस होने लगा कि भैया, ये जो बीमारियां हैं, ये भी आज की बीमारी जैसी सांस की बीमारी थी। सार्स की बीमारी या मर्स की बीमारी, दोनों बीमारियां सांस की बीमारियां, सांस से सांस तक पहुंच जाए विषाणु। तो जाहिर है कि अपन उपाय करें तो शारीरिक दूरीकरण अपनाएं, क्योंकि सांस से सांस तक विषाणु ना पहुंचे। और बात ये सामने आने लगी कि मर्स या सार्स की बीमारी के लिए जब उनके विस्फोट होते थे, तब शारीरिक दूरीकरण अपनाओ तो बीमारी रुक ही जाती थी। वो फैलाव रुक ही जाता था। कैसे? क्योंकि वो जो विषाणु थे फैलाव में बहुत ज्यादा माहिर थे नहीं। तो शारीरिक दूरीकरण अपनाओ तो वो जो स्थानिक विस्फोट था, केसेस बढ़ रही थी, वो वहीं के वहीं रुक गया। आज का विषाणु हालांकि उन विषाणुओं जितना खतरनाक तो नहीं है, लेकिन फैलाव में बहुत ज्यादा माहिर है। फैलाव में इतना माहिर है कि फिर सिर्फ शारीरिक दूरीकरण अपना के उसकी रफ्तार को कम तो किया जा सकता है, फैलाव के रफ्तार को, लेकिन रोका नहीं जा सकता। लेकिन 20 साल 10 साल पहले जब शारीरिक दूरीकरण से फैलाव रोका ही गया, तब लोगों ने कहा कि भैया, फिर तो टीकों की कोई जरूरत ही नहीं रही, और इसलिए बने बनाए टीकों को अलमारी में रख दिया गया। पिछले साल जब यह महसूस हुआ कि आज का विषाणु जो है उन्हीं का रिश्तेदार है, आज का विषाणु जो है, जो निजी स्तर पे खतरनाक नहीं है लेकिन सामूहिक स्तर पे बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कि फैलाव में बहुत ज्यादा माहिर है, तो इसके लिए सिर्फ शारीरिक दूरीकरण से निपटना मुश्किल है। इसके लिए टीके की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और इसलिए पिछले साल वैज्ञानिकों के गुटों ने क्या किया? जो पहले बनाए टीके थे, जो अलमारी में रखे थे, वो निकाले, धूल चटक दी, उनमें छोटे छोटे बदलाव किए, तक क्योंकि वो तो उन रिश्तेदारों के खिलाफ बने थे, तो आज का जो था, जो विषाणु है, उसके लिए छोटे छोटे बदलाव टीके में किए, और टीकों की इजाद जोर शोर से शुरू हो गई। और इसलिए इस जो साझा सामूहिक बढ़ंत वक्त दर वक्त विज्ञान से होती है, ऐसी बढ़ंत के आधार पर जल्दी जल्दी कोविड के टीकों की इजाद हुई। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान की आम प्रक्रिया है। दूसरी ओर क्या जल्दबाजी करी गई? ना, मेरे तो एक मित्र हैं जो इन टीकों की इजाद में और उनकी विकसन की प्रक्रियाओं में शिरकत करते हैं, तो वो बार बार मुझसे कहते हैं कि भाई सत्यजीत, जितनी
इन टीकों को लेकर सुरक्षितता की जांच हुई है। सब टीके, आप कोविशील्ड की बात करो, कोवैक्सीन की बात करो, स्पुतनिक वी की बात करो, कोवावैक्स की बात करो, हर एक टीके को लेकर जितनी सुरक्षा की जांच हुई है उतनी बड़ी मात्रा में शायद ही किसी दवा या टीके की जांच हुई होगी। तो इसलिए अपन यकीन कर सकते हैं कि जितने टीके आज प्रयोग में हैं, लोगों के बीच लाए जा रहे हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। टीकों की सुरक्षितता को लेकर जितनी अफवाहें फैल रही हैं, उनके लिए कोई सबूत, कोई आधार नहीं है, वो सिर्फ केवल भ्रम है। लेकिन क्या टीकों को लेकर पूरी जानकारी है हमें? ना, नहीं है। कैसे नहीं है? तो टीकों को लेकर, एक तो टीके अपन स्वस्थ व्यक्तियों में देते हैं, जैसे कि स्वस्थ बच्चों में देते हैं, तो टीकों को लेकर अपन के पास ये जानकारी तो है कि बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षा के लिए नहीं देते भैया टीके। टीके तो असरदारी के लिए देते हैं, प्रभावित अच्छे प्रभाव करते हैं क्या नहीं, ये भी तो जानना चाहिए। तो टीके क्या परिणामकारक हैं या नहीं, टीके असरदार हैं या नहीं, इसके लिए जांच कैसे करें? तो यूं करें कि 20,000 लोग ले लें, उन्हें टीका ना दे, 20,000 लोग ऐसे ले लें दूसरे जिन्हें टीका दे दें, और महीना दर महीना इनमें कोविड की बीमारी से बाधित लोग व्यक्तियों के आंकड़े गिनते जाएं। तो जो जैसे ऐसे गिनते जाएं, तो महीना दर महीना इस गुट में देखा जाएगा कि इस गुट में 100 व्यक्ति बीमार हो गए, इस गुट में 20 व्यक्ति बीमार हो गए, दूसरे महीने इस व्यक्ति में मिलकर 250 बीमारों की तादाद बनी, इस गुट में 50 ही बनी। तो ऐसे जब फर्क सामने आते जाएंगे तो 2-3 महीनों बाद यह बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि टीका असरदार है, क्योंकि टीका दिए गुट में बाधित व्यक्तियों की संख्या कम है, शून्य नहीं है, कम है। इसका मतलब है कि टीका बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है कि बीमारी नहीं होगी, लेकिन काफी अच्छी हद तक बीमारी की संभावना कम करता है। और चूंकि सुरक्षित है टीका और असरदार भी है, तो महामारी के दौरान टीका अभी के अभी इस्तेमाल में ले आए, इसी में सयानापन है। और इसलिए जितने टीके दुनिया भर में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में जितने टीके प्रयोग में लाए गए हैं, वो सब इस तरीके से इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के माध्यम से प्रयोग में लाए गए हैं। लेकिन अपन दो बातें नहीं जानते टीकों को लेकर। एक बात यह है कि ये जो सब आंकड़े सुन रही हैं ना, कि फला टीका 50% कारगर है, फला टीका 92.4% कारगर है, ये सब मुनाफाखोर कंपनियों की फालतू बातें हैं। इन पे अभी यकीन ना कीजिएगा, ना कीजिएगा इसलिए, इन आंकड़ों पे यकीन ना कीजिएगा, आंकड़ों पे यकीन ना कीजिएगा इसलिए कि आंकड़े प्राथमिक हैं। वो ये तो दिखाते हैं कि टीके असरदार हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि आखिरकार जाकर साल 1.5 साल बाद जब टीकों की जो जांच हो रही है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, आंकड़ों का विश्लेषण होगा, तब जाके फर्क कितना होगा, ये अपन आज नहीं जानते। और ये ना जानते सिर्फ प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर बने इस विश्वास से कि टीके असरदारी अच्छी खासी दिखाते हैं, अपन टीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसलिए आज ये पूछना फजूल है कि क्या ये टीका लेना चाहिए या वो टीका लेना चाहिए, इनमें से सबसे अच्छा टीका कौन है वो मैं ले लूंगा। आमतौर से मर्दों से ये बात बहुत बार बार सामने आती है कि भैया मैंने लेना है तो मैंने सबसे अच्छा टीका लेना है, और ये फालतू बात है। फालतू बात इसलिए है कि सारे टीके संभावना कम करते हैं, कोई टीका गारंटी नहीं देता। और फालतू बात इसलिए भी कि सारे टीके अपन जहां तक जानते हैं एक दूसरे से साधारण रूप से मिलती जुलती असरदारी दिखाते हैं, और उनमें कोई ये टीका वो टीका करने की गुंजाइश आज की तारीख में किसी के पास है नहीं। तो
अगली बात अपन करते हैं टीकों को लेकर कि टीके क्या सबके लिए सुरक्षित है? सभी के लिए सुरक्षित है। मुझसे पूछा जाता है क्या महिलाएं महामारी के चलते टीका ले सकती हैं? बिल्कुल ले सकती हैं। मुझसे पूछा जाता है कि क्या गर्भवती महिलाओं के लिए टीका सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। दूध पिलाती बच्चों के लिए क्या टीका सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। पूछा जाता है कि दीर्घकालीन बीमारी से ग्रस्त लोग जो होते हैं, खास करके बुजुर्ग लोग होते हैं, जिनमें डायबिटीज की बीमारी होती है, जिनमें उच्च रक्तचाप की, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, जिनमें किडनी या फेफड़ों के या थायराइड के लिए दवा लेने वाली व्यक्तियों में जो दीर्घकालीन बीमारियां होती हैं, क्या ये सब लोग टीका ले सकते हैं? बिल्कुल टीका ले सकते हैं। किसने टीका लेने में सावधानी बरतनी चाहिए? एक उदाहरण है, हमारे एक दोस्त हैं, उनकी कहानी बताता हूं क्योंकि उनका अच्छा खासा उदाहरण है। उन्हें अंडे की सख्त एलर्जी है। इस हद तक उन्हें अंडे की एलर्जी है कि हम बस स्टैंड पर उतरे और जाके पकोड़े खाएं और उसी तेल में जिसमें आलू के पकोड़े भुने हो, उसी तेल में पहले अंडे के पकोड़े अगर भुने हो और उन्होंने आलू का पकोड़ा जुबान में क्या नहीं रख लिया कि उनका गला सूज जाता है एलर्जी से, उनके नाक से पानी बहने लगता है, उनके सारी सांस व्यवस्था में सूजन और पानी के गलन की शुरुआत चंद मिनटों में हो जाती है। यहां तक कि 30 साल पहले की बात है, भगा ले जाके अस्पताल ले जाना पड़ा था। इस मात्रा की एलर्जी जिन्हें है, हमारे मित्र तो साथ में झोले में इंजेक्शन लिए घूमते हैं कि ऐसे कहीं अनजाने में अंडे के साथ मुठभेड़ हो जाए तो वहीं के वहीं इंजेक्शन ले ले, अस्पताल ना जाना पड़े। इस मात्रा की एलर्जी जिन लोगों को है, उन लोगों ने वैद्यकीय सलाह मशवरे के साथ ही टीका लेना चाहिए। और वो सिर्फ कोविड के टीके की बात नहीं है, उनके लिए तो कोई भी टीका लेना वैद्यकीय सलाह मशवरे के साथ ही होना चाहिए। अस्पताल में कुछ चंद घंटे रुक के उन्होंने टीका लेना चाहिए। बाकी किसी के लिए टीके का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। अगली बात, टीके के 2 डोज हैं, तो ये इन 2 डोजों में जो अंतर है उसको लेकर काफी भ्रम है। और इन कई भ्रमों में सरकार की ओर से जो घोषणाएं और जो प्रणालियां बनती है, उनमें अड़चनें बढ़ती जाती हैं। कैसी बताता हूं। पहली शुरुआत ये है कि सरकार की माननीय प्रधानमंत्री की बनी बनाई जो घोषणाएं हैं कि दवाई भी और कड़ाई भी, और उसमें अपन के कान में तो ये बात आती है कि माननीय प्रधानमंत्री का मानना है कि टीका कोई दवाई है। अब भैया, दवाई तो अपन बीमार व्यक्तियों को देते हैं, ना कि स्वस्थ व्यक्तियों को। तो मेरी जानकारी में ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि लोग कहते हैं, लोगों के बीच जाओ टीकाकरण की मुहिम को लेकर, तो लोग कहते हैं भैया हाँ टीका ले ले, बीमार अभी थोड़ी हैं, जब बीमार पड़ जावे तो टीका ले ले। और ये जो गलतफहमी है, ये सरकार की घोषणा से बनी हुई गलतफहमी है। तो टीका कोई दवा नहीं है, टीका स्वस्थ व्यक्तियों ने लेने वाली, पहले ही सक्षमता बढ़ाने के लिए लेने वाली चीज है, और इसलिए टीका दवा नहीं है, टीका स्वस्थ व्यक्तियों ने लेना है। वही पहली बात। दूसरी बात, सरकार ने पहले कहा था कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए 4 से 6 हफ्तों की अवधि दे दें 2 डोजों के बीच। फिर कहा अच्छा नहीं 6 से 8 हफ्ते करो, फिर कहा 12 हफ्ते करो, आजकल तो 84 दिन 12 हफ्ते चल रहा है। पहले कहा था कि अगर आप कोविड से बाधित हो गए तो स्वस्थ होने के बाद महीने भर की अवधि से टीकाकरण शुरू करा जाए, अब कहते हैं 3 महीनों की। और ये जब कहते हैं तो पूरा सच नहीं बताते। पूरा सच क्या है, अपन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ लें कि पूरा सच क्या है। पूरा सच तो यह है कि जब विषाणु या टीका शरीर में आ जाए तो प्रतिकार प्रक्रिया प्रोत्साहित प्रभावित हो जावे, अपनी प्रतिक्रिया बनाने लगे,
15-20 दिन लगते हैं उसको बनाने में और फिर वो शांत हो जाती है, जबकि ढक्कन वाले एंटीबॉडीज की एक मात्रा सी बन जाती है। अब दूसरा डोज कब सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाएगा? जब व्यवस्था शांत हो जाए तब उसे दोबारा जगा दो, तो वो जोर शोर से अपनी प्रतिक्रिया दोबारा शुरू कर देगी और एंटीबॉडी की मात्रा बढ़ा देगी। तो इसलिए बीमारी के बाद या टीके के डोज के बाद कम से कम 4 हफ्ते छोड़ के दूसरा डोज लेना चाहिए अपन ने। लेकिन जहां तक प्रतिरक्षा विज्ञान की समझ है, उन 4 हफ्तों से 7, 8, 9 महीनों तक कभी भी आप दूसरा डोज दे दें, तब जोर शोर से प्रतिक्रिया बन जाएगी और एंटीबॉडीज की मात्रा अच्छी खासी बढ़ जाएगी। इसमें बहुत ज्यादा वैज्ञानिक कोई मुद्दा अभी तक सामने नहीं आया जितने नतीजे हमारे पास है। तो इसलिए सरकार ने यह कहना चाहिए था कि 4 हफ्तों से 7, 8, 9 महीनों तक कभी भी अपन दूसरा डोज ले सकते हैं। हालांकि हमारे पास अभी वैक्सीन के टीकों के डोजों की कमी है और अपन जहां तक हो सके पहला डोज जितनी लोगों के पास पहुंचा सके पहुंचाना चाहते हैं। तो इसलिए 2 डोजों के बीच का जो अंतर है वो 4 हफ्ते से 6 हफ्ते कर रहे हैं, 6 से 8 हफ्ते कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। सच बताना चाहिए ना। लेकिन अगर सच बताते तो ये मानना पड़ता कि वैक्सीन के डोजों की कमी है। तो अगर आप मानना नहीं चाहते तो फिर ये जो छोटे छोटे फर्कों को लेकर मनगढ़ंत बातें हैं कि नहीं 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 6 हफ्ते की नहीं, आप 8 हफ्ते बाद ले लीजिएगा क्योंकि तभी अच्छा खासा असर बनता है, ये सब फजूल बातें करी जाती हैं और इसके माध्यम से काफी भ्रम और काफी गलतफहमियां पैदा होती हैं। तो ये बीमारी को लेकर और टीके को लेकर जो समझ की, वैज्ञानिक समझ की एक पहल है, एक ढांचा है मान लीजिएगा, ये मैंने आपके सामने रखा है। मैं आशा है कि मैंने जो कहा उससे कुछ बातें तो आपके लिए उपयुक्त साबित होंगी। नमस्ते, सलाम।